Yesterday we started with indifference curve analysis. It is still based on ordinal scale of utility analysis. Ordinal means which does not use numbers to measure satisfaction or the consumer's equilibrium. इसे numbers को यूज करने के बजाय उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. तो कल हमने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग बड़ा सिंपल था. बुक्स में लिखा होगा इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ. लोकस मीन्स इट इज अ कर्व ऑफ. So indifference curve is a graphical presentation showing various combinations of two goods which consumer can buy with his given income and given price levels. Given income and given prices. That curve is indifference curve. And all combinations on a given indifference curve, हर एक combination इस curve पे gives the same level of satisfaction. And in case, ये भी मैंने आपको कल एग्जाम्पल लेके बताया था, इन केस इनकम बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए चीज़ों का, दोनों ही केसेस में देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द इंडिफरेंस कर्व एंड कंज्यूमर विल अचीव अ हायर इंडिफरेंस कर्व एंड हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. और देयर इज़ वन टर्म, एक टर्मिनोलॉजी है, वो आज से 4-5 साल पहले क्वेश्चन में आई थी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था उस पर. दैट इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. ये टर्मिनोलॉजी है लेकिन इसके साथ जुड़ती है इसलिए इसमें है. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कंज्यूमर का वो बिहेवियर होता ही है. वैसे भी कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा ही होता है कि सेम पैसे में अगर उसको ज़्यादा चीज़ें मिल पा रही हैं, इफ़ ही कैन बाय मोर नंबर ऑफ गुड्स विद द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और मनी, ही ऑलवेज विशेस टू हैव मोर गुड. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का तो ऑब्जेक्टिव ही होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना. तो इसलिए ही ऑलवेज वांट्स टू हैव मोर अमाउंट ऑफ गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज या गिवन इनकम. तो ये बिहेवियर वेयर कंज्यूमर ऑलवेज विश टू हैव मोर गुड्स, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. याद रखना आएगी आज अगर आप रीडिंग करोगे, आप दिस पॉइंट विल कम अक्रॉस. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस इज अ कंज्यूमर्स सेट ऑफ बिहेवियर वेयर इन कंज्यूमर विशेस or aspire to have more amount of good spending equal amount of money. So that behavior is called monotonic preferences. अब इसमें monotonic preferences का क्यों जिक्र आ रहा है? क्योंकि अगर उसको कंज्यूमर की इनकम, if he spends his entire income, उसको पूरी इनकम खर्च करने पर वो हायर इंडिफरेंस कर्व IC2 के किसी कॉम्बिनेशन पे सेब और आम खरीद सकता है, तो वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे क्यों आए? वो कम सेब और कम आम क्यों ले? सो कंज्यूमर हमेशा चाहेगा कि ही मूव टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व. व्हेन ही मूव्स टू हायर इंडिफरेंस कर्व दैट गिव्स हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यही है ना ऑर्डिनल स्केल. लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना. तो आगे ना कैटेगरीज लोअर, मिडल, हाई, अपर, ऐसे करके ऑर्डिनल स्केल यूटिलिटी एनालिसिस है ये. और मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का महत्व या इसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि जब कंज्यूमर जितना इनकम खर्च कर रहा है एंड ही कैन बी ऑन अ इंडिफरेंस कर्व 2, ही विल नॉट प्रेफर टू बी ऑन एन इंडिफरेंस कर्व 1. वहाँ पे वो कम अमाउंट क्यों खरीदे, कम अमाउंट क्यों ले, जब उतने ही पैसे में उसको ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है. तो वाई शुड ही स्टिक टू लेसर अमाउंट? तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस. ये इसमें अटैच कर लेना, ये अलग से आएगा. ये इसलिए भी क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये लागू होता है ना, नहीं तो फिर तो इक्विलिब्रियम हायर के बजाय कंज्यूमर का तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे होगी उसकी. इसीलिए तो इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग कराया था. फिर आप देखो टॉपिक का नाम ही कर्व है, और जब हम उसका बिहेवियर एक टेबल में दिखाते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस शेड्यूल. ठीक है. फिर हमने इसका किया था फीचर्स, प्रॉपर्टीज़ की थी, बड़ी सिंपल की थी. और इनको मैंने ये भी बताया था कि 1 मार्क्स का आएगा तब कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर 2 मार्क्स का है तब कैसे अटेम्प्ट करना है, और ज़्यादा आ जाए तब उसमें एक्सप्लेन क्या करना है. तो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है पहले इंडिफरेंस का. और ये क्यों होता है? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड. जब उसके पास इनकम ही लिमिटेड है, ही कैन ईदर हैव मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, और ही कैन हैव मोर ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स. एक को बढ़ाना है तो दूसरे को ही हैज़ टू गिव अप, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. दूसरा फीचर था इसका कि इट इज़ कन्वेक्स टूवर्ड्स द ओरिजिन. कन्वेक्सिटी ओरिजिन क्यों होती है? कल आंसर भी दिया था लड़की ने, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्ज रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. फिर हमने किया था इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस ईदर एक्सिस, कि इंडिफरेंस कर्व कभी ऐसा नहीं होता है, तभी क्रॉस लगाया हुआ मैंने, ऐसा नहीं होता है, जिसका मतलब है कि
ना वो इस एक्सिस को टच होता है कि मतलब इतना वाई और कोई एक्स नहीं, ना ही इसको टच करता है जिसका मतलब है कि इतना अमाउंट ऑफ एक्स और कोई वाई नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये की थी हमने प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक मिनट देखने दो, और तो नहीं हमने कुछ छोड़ा। जस्ट अच्छा, टू इंटरेस्ट, यस, एक तो ये 3 हुए थे ना, ये 4 हुए थे। नेगेटिवली स्लोप्ड, कन्वेक्स टुवर्ड्स ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस ईदर एक्सिस। ठीक है, चौथा आएगा आपका कि टू इंडिफरेंस कर्व्स, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, वन ऐसा हो और IC2 ऐसा हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक इसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं हो सकता? अभी ये इसका देखो, हर एक टॉपिक को आपने पोटेंशियल क्वेश्चन मान के चलना है कि इसमें से ऐसा पूछ लेगा। बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा है, बोलो। सर यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा सर? वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। फिर तो मतलब चेंज हो गया, फिर तो मतलब इस तरह से चेंज हो गया जब हम कहते हैं हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसमें तो फिर ये पॉइंट आ गया, ये वाला, जिसमें बोथ द कर्व गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सर मैं आंसर? हाँ, यस ऑफ कोर्स। सर इंडिफरेंस कर्व मतलब एक इंडिफरेंस कर्व का उसका एक पर्टिकुलर लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है। हाँ, तो फिर सर वो अलग रहेगा, इसीलिए तो फिर वो अलग अलग वो सेटिस्फैक्शन दिखाएगा। हाँ, तो फिर दो इंटरसेक्ट नहीं ना हो सकते फिर। यस सर, वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। दे आर सपोज टू बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप दोनों ही केसेस लो, अगर आप इतना दिमाग चला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो मजा आता है ऐसे बच्चों के साथ। दो केसेस हो सकते हैं, एक इनकम बढ़ जाए तब राइटवर्ड शिफ्ट होगा बीपीसी में, क्योंकि नाउ ही कैन बाय मोर ऑफ बोथ द गुड्स, ठीक। या फिर दोनों का प्राइस आधा आधा हो जाए या घट जाए तब भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन कभी ऐसा हो जाए अगर कि एक का प्राइस नहीं चेंज हुआ और दूसरे का हो गया, तब ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो पहले कंज्यूमर का डिफरेंस कर्व ऐसा है और इनकम उतनी ही रही, लेकिन एक्स का प्राइस अब सस्ता हो गया, किसी का भी ले लो, चलो एक्स का ले लो, एक्स सस्ता हो गया, तो अब ऐसा ही होगा ना फिर। इस तरह का शिफ्ट आ जाएगा ना फिर, एक्स ज़्यादा ले सकेगा, वाई की परचेजेस में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका 12th है, बट ये है कि समझ आना चाहिए। समझ आएगा तो हर चीज़ क्लियर, याद नहीं करना पड़ता कुछ, फिर याद उसी को करना पड़ता है जिसको समझ ना आया हो, और जिसको समझ आया हो और इंग्लिश पे कमांड है, दोज हु कैन राइट इंग्लिश। एजुकेशन इज़ लाइक पीनट्स, कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है। तो हम नहीं पढ़े, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, सारी दुनिया नहीं पढ़ रही, इसलिए पढ़ाई को कभी हाइपर मत लो और उसको नेचुरल कोर्स में चलने दो सब कुछ। एनी आप एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल बेटा। सर एक ग्राफ में सर हम मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स बना सकते हैं ना, मतलब जो एग्जाम में पूछा उस हिसाब से। वही एक फीचर ले लेते हैं, चल ठीक बोल रहे हो आप। दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, उसको कहा जाता है इंडिफरेंस मैप। व्हेन मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व इज शोन, IC1, IC2, IC3, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, अगर ऐसा है, ऐसा वाला, ऐसा, दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। ये भी एक प्रॉपर्टी बना लो। प्रॉपर्टीज है ना हमारी 5-6 होगी, 6-7 होगी, बुक में तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दी होंगी।
तो एक प्रॉपर्टी ये बना लो, ठीक है ना। अच्छा है, गुड। तो ये हुए हमारे दो टॉपिक, दो क्या जितने हमारे समझ लो, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस शेड्यूल, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके, नाउ कम्स बजट सेट एंड बजट लाइन। फर्स्ट वी कम ऑन बजट सेट। हम कल वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपीज़ और प्राइस ऑफ एक्स इज से रुपीज़ 5 एंड प्राइस ऑफ वाई इज से रुपीज़ 10 ले लेते हैं को, कि ऐसा सिनेरियो है किसी एक कंज्यूमर का और उसको दोनों एक्स और वाई खरीदनी है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि जैसे कॉम्बिनेशंस अगर बनाने हो, इसका 0, इसके 10, फिर इसके 2 और इसके 9, फिर इसके 4, 80, 20 एंड 8, 80, फिर इसके 6, 30 एंड 70, फिर 8, 40, ऐसे, और लास्ट इसका बनेगा इसका 0, सॉरी इसके 20 और उसका 0। देखो ऐसा बनेगा ना कुछ ऐसा, समझो अब इसको, देखो भी और इसको समझो भी। अगर 100 रुपया ही है उसके पास और एक्स का प्राइस है 5 रुपया पर किलो या जो मर्जी समझ लो, और वाई का प्राइस है 10 रुपया, और उसको अलग अलग बंडल्स बनाने हैं, अलग अलग लिफाफे बनाने हैं या बास्केट्स बनानी है, तो और 100 रुपया पूरा खर्चना है। या तो एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि एक्स का कोई भी ना लें हम, तो पूरा 100 रुपया बचा हुआ है, तो ये 10 रुपये के हिसाब से 10 आएंगे, एक सेट ये बन गया। पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई, एक्स का हम कोई ना लें और वाई पूरे 100 रुपये में 10 आएंगे मैक्सिमम। या फिर अब एक नहीं बन सकता था क्योंकि ये एक लेते अगर हम तो 95 रुपीज़ बचने थे, तो 10 रुपये के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं, तो इसको हम 2 ले लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनता है कि एक्स के हम 2 ले तो 5 रुपये के हिसाब से 2 लेने होंगे, 10 रुपये खर्च हो जाएगा, तो पीछे बचेंगे 90 रुपये, तो ये 9 आएंगे क्योंकि उसका रेट 10 रुपये है। समझ आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा चलो गुड। तो ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना कि आप या तो फिर एक्स के 4 ले लो, 4 लोगे तो 4, 5 20, 20 रुपये खर्च हो जाएगा, बाकी 8 आएंगे आपको 10 रुपये के हिसाब से। या फिर ऐसे सर ये जो बोलो सर ये जो कॉम्बिनेशंस है सर वो यूनिट्स है ना, यूनिट्स है, यूनिट्स हैं बेटा, यूनिट्स ही हैं। जैसे 6 यूनिट्स ले लो आप एक्स के, तो कितने हो गए? 30 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे 5 रुपये रेट के हिसाब से, 5 6 30, 7 रुपये 7 ही बचे ना, तो 10 के हिसाब से 7 यूनिट्स इसके आ जाएंगे, 6 और 7। सो दीज बंडल्स ऑफ गुड्स इज नोन एज वेरियस बंडल्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं। कितने ज़्यादा हैं? बजट सेट, कि आपका जो बजट है 100 रुपया, उसमें सेट ऑफ कमोडिटीज़ क्या क्या आ सकती हैं, आप क्या क्या, व्हाट आर द सेट्स या कॉम्बिनेशन विच यू कैन बाय, दिस इज कॉल्ड बजट सेट, ठीक है। और ऐसे ही इन्होंने बजट लाइन, हालांकि अलग अलग टॉपिक दिखाते हैं बुक में, बट अगर आप ध्यान से और टेक्निकली समझो, बजट सेट को ही जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, इट विल बिकम अ बजट लाइन। होल्ड ऑन। बजट सेट की एक इक्वेशन भी देते हैं, बजट सेट की है बजट लाइन की, क्योंकि आपको ये समझ आ गया, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, देखना आपको तुरंत समझ आ जाएगी। रुको, y इज इक्वल टू px इंटू qx प्लस py इंटू qy। ये देखो, ये जो बॉक्स में लिखी है इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, जो हम करने जा रहे हैं। बट ये बजट सेट ही तो है, ध्यान से देखो ना, ये था 100 रुपया हमारा, 100 रुपया इज इक्वल टू कोई भी एक कॉम्बिनेशन पकड़ लो, किसी को भी, इसी को पकड़ लो, चलो इसी को, 6 और 7 था। रुको, प्राइस 5
इंटू 6 प्लस 10 रुपया इंटू 7, ये बन जाएगा 30 प्लस 70 तो 100 इज इक्वल टू 100। देखो ऐसा नहीं बन जाएगा ये। अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, आप इसको ले लो, इसको ले लो, इसको किसी को भी इसे मल्टीप्लाई करो। इनकम इज इक्वल टू, मतलब होल इनकम इज स्पेंट व्हेन इट इज स्पेंट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स जो कि 5 रुपया था इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो हमने ली 6, ये वाला सेट लिया ना हमने, ये वाला सेट, इसलिए तो 5 इंटू 6 प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, प्राइस ऑफ वाई 10 रुपया और क्वांटिटी ऑफ वाई वॉज 7, लुक 7 यूनिट्स। तो इसको मल्टीप्लाई 5 6 30 रुपया खर्च यहाँ हो गया एक्स पे, और 10 रुपये रेट से साथ लिया, 70 रुपये ये आए, तो हो गया ना 100। ये आ गई आपकी बजट इक्वेशन, बजट लाइन की इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा होगा, किसी ने इनकम को आई लिखा होगा, किसी ने एम लिखा होगा, मनी लिखा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है बेटा। तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से, आई जस्ट रिकैप्चुलेटेड। budget set refers to the bundle various combinations of goods या bundles of two goods x and y which consumer can buy at the with the given income at the given prices of both x and y। कि जब x और y दोनों के कीमतें गिवन है, दी हुई हैं, ठीक है, मेंशन्ड है, और x और y की हम कितनी कितनी मात्राएं खरीद सकते हैं, उन अलग अलग गुच्छों को या कॉम्बिनेशंस को बजट सेट कहा जाता है। ये बजट सेट, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, वेरियस कॉम्बिनेशन, और लास्ट बनेगा इस तरह का, पहले x0 और y10 और लास्ट आएगा x20 और y0, क्योंकि 25 से 100 हो जाएगा, 100 रुपये x पे खर्च हो जाएगा, y0, तो ये कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो दिस इज अ बजट सेट। हाउ विल यू राइट इट? Budget set refers to the various combinations of good x and y which consumer can buy with his given income at given prices of x and y. Budget set. Then budget line, equation of budget line. So it is very simple. The same thing which we are talking here is written in a different way, but it means the same thing. इसका मतलब तो वही है ना कि 100 रुपया पूरा खर्च करने पर प्राइस के x का इंटू एक्स कितना प्लस प्राइस y का और प्लस y का कितना, तो 100 रुपया पूरा ही तो आएगा। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो आप, हमने ये लिया था, आप ये ले लो, ये ले लो, वॉट एवर यू विश करके देख लो, तो ये आ जाएगी आपकी बजट इक्वेशन। नाउ बजट लाइन। हाँ बोलो 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 बोलो। सर वी कैन से कि बजट लाइन ही बजट सेट को डिफाइन करती है। वही एक आ गया, वही लिख रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको घुमाना फिराना नहीं है, आसानी से समझ में आएगा तो जिंदगी भर याद रहेगा। कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, अच्छा इधर एग्जांपल ले लें इसी का ही, 0 और वाई की 10, इधर हम ले लेते हैं 10, ये 5 रुपये के हिसाब से 20, ये आ गया आपकी बजट लाइन। यही था ना, देख लो पहला कॉम्बिनेशन क्या बन रहा था, x0 एंड y10, तो ये देखो x0 y10 कॉम्बिनेशन ए लिख लो इसको। लास्ट वाला कॉम्बिनेशन क्या बन रहा था, 20 तो लास्ट ABCDEF जो भी लास्ट आएगा पॉइंट आपका 20। तो इन्होंने तो लिखा होगा बड़ा कुछ, रुको मैं पढ़ के दिखाता हूँ कहीं से, बजट लाइन और प्राइस लाइन, तो इन्होंने इसको बड़ा कुछ डिटेल, बड़ा कुछ 2 पेज तो ऐसे ही भर देते हैं। ये बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग दैट इंटायर इनकम इज स्पेंट, तो देखो पूरी स्पेंड तो हो रही है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन बजट सेट में ले लो, हम कोई भी कॉम्बिनेशन पे एक्स और वाई खरीद रहे हैं, आम और सेब खरीद रहे हैं, तो 100 रुपया तो हम पूरा खर्च कर रहे हैं, तो पहली असम्पशन तो यही है। तो ये बजट लाइन का कोई भी कॉम्बिनेशन है, वी आर स्पेंडिंग द एंटायर इनकम एट ईच कॉम्बिनेशन। अब वो बजट सेट के जो अलग अलग दिख रहे थे ना हमारे को कॉम्बिनेशंस, ये अलग अलग,
इनको नाम दे दो यार, इसको लिख दो ए बी सी डी ई एफ, ये देखो ऐसे नाम दे दिए, तो वही नाम तो इधर आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ। तो बजट सेट को ही तो प्लॉट किया हमने। अब जैसे बी है ये वाला, एक्स 2 थे और वो 8 था, सी वाला 6 और मेरे ख्याल से कुछ होगा 6 और 7, ये है ना। लुक देखो इसको ध्यान से देखो दोनों पेजेस को, ये जो बजट सेट्स हैं इन्हीं को हमने यहाँ पे डायग्रामेटिक प्लॉट किया तो बजट लाइन बन गई। बजट सेट को हमने इस तरह से दिखाया है, लेकिन जब उसको हम डायग्रामेटिकली प्लॉट कर रहे हैं तो वी गेट अ बजट लाइन। और बजट लाइन का मतलब क्या कि कोई भी कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन पर है या उसके अंदर है वो हमारे बजट में है, लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के बाहर है उस कॉम्बिनेशन को वो ये कंज्यूमर नहीं अचीव कर सकता, क्योंकि उसकी इनकम ही 100 रुपये की लिमिट बता रहा है ये अफोर्डेबिलिटी कि एनी कॉम्बिनेशन विच इज़ ऑन बजट लाइन और प्राइस लाइन और विद इन बजट, बजट के विद इन होना मीन्स लेफ्ट में होना, अंदर होना, is achievable or attainable combination for that consumer, and any combination which is beyond this budget line or price line is not attainable because उसके अफोर्ड नहीं कर सकता वो। बजट लाइन का महत्व ये है। फिर भी मैं आपको पढ़ देता हूँ इसने क्या क्या लिखा। पहला ही लिखा बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन assuming that the entire income is spent। अच्छा, slope of budget line depends upon price of both goods, तो ऑब्वियसली है। अब यही अगर ये सस्ता हो गया होता है एक्स, मान लेते हैं कि ये 5 रुपये से अब 2.5 रुपये किलो हो गया, 5 रुपये रेट लिया था ना हमने, तो ये अब ज़्यादा आ सकेगा, तो स्टार्ट यहीं से होगा, लेकिन बजट लाइन फिर ऐसे चले जाएगी क्योंकि एक्स ज़्यादा आ सकता है। तो वो डिपेंड करता है प्राइस पे ही, हमने जो प्राइस लिया है इसलिए बजट लाइन ऐसी है। किसी और कमोडिटी का एग्जांपल लेते, एक इनकम कंज्यूमर की इनकम 500 रुपया लेते और दोनों का प्राइस हम 10 रुपये और 20 रुपये लेते, तो बजट लाइन थोड़ी डिफरेंट बननी थी, वो तो ठीक है। इट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, वो तो ऑब्वियस है कि अगर 100 ही रुपया फिक्स्ड है तो डाउनवर्ड स्लोप ही बननी है इसकी, ऐसी ही बननी है कि अगर एक को ज़्यादा खरीदना है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, तो नेगेटिव स्लोप ही बनेगी। फिर उसने बताया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटरसेप्ट, कि ये इंटरसेप्ट का मतलब है कि यहाँ पे एक्स की यूनिट्स 20 खरीद रहा है वो 20 किलो और वाई कोई नहीं, क्योंकि 20 रुपये किलो में 5 रुपये के हिसाब से पूरा उसका 100 रुपया खर्च हो गया। और जहाँ पे वर्टिकल इंटरसेप्ट हो रहा है उसका मतलब है कि वो वाई के 10 यूनिट खरीद रहा है और एक्स का कोई नहीं। तो सच बात है, ये 10 रुपये रेट था इसका, तो 10 रुपये रेट के हिसाब से 100 रुपया इसमें 10 रुपये में खर्च हो गया, तो इसका ये इसके फीचर्स हो गए बजट लाइन के। देखो बेटा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ ना, एवरीथिंग इज़ अ पॉसिबल आंसर। आपने उसको हर एक वर्ड को अपने, और मैं समझा ही रहा हूँ, मैं सिर्फ रीडिंग करके सुना रहे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं चाहता हूँ आपको इसको एक के साथ दूसरा टॉपिक जुड़े और आपको होलिस्टिक पूरा वो समझ में आए कि अच्छा ये था ये टॉपिक। अरे हमने सब क्यों पढ़ा, इंडिफरेंस का, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बिहेवियर, बजट सेट, बजट लाइन, क्योंकि अब ये सब को इकट्ठा करके हमारा इक्विलिब्रियम बन जाना है। हम यही टॉपिक ले लेते हैं अगला, इक्विलिब्रियम ही। हम चैप्टर का नाम क्या है हमारा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। 2 टॉपिक थे, यूटिलिटी एनालिसिस जो कि कार्डिनल स्केल पे बेस्ड था, और ऑर्डिनल स्केल पे बेस्ड है ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। वो क्लासिकल मॉडल था, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मॉडल है। और इसके अकॉर्डिंग इंडिफरेंस कर्व पहले हमने कर्व ही पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, हाउ डज इट बिहेव, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये पढ़ी हमने। फिर हमने बजट सेट कैसे होता है, बजट लाइन जो कि प्राइस और इनकम पे बेस्ड है, इसको अभी डिस्कस किया। नाउ हाउ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, तो इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। कंडीशंस मतलब कि शर्तें हैं कि इक्विलिब्रियम वहाँ होगा या सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज वहाँ होगी जहाँ पे ये दोनों कंडीशन मीट होगी। पहली, हालांकि बुक में एक ही दी हुई है, पहली इंडिफरेंस कर्व should be equal to
बजट लाइन। दूसरा, स्लोप ऑफ IC शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसको और करके लिखता हूँ, रुको, और स्लोप ऑफ IRM और x डॉट XY is equal to delta y by delta x, और indifference curve should be tangent to budget line। बुक में तो बेटा आपको एक कंडीशन लिखी होगी उन्होंने, ये वाली, लेकिन ये 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखता है वो, मतलब सेम है, अभी आपको समझ में भी आएगा। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, आपको यू विल फाइंड दिस, यही वाली, लेकिन ये भी एक है कि दोनों बराबर भी होने चाहिए, दे शुड इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू बजट लाइन, और इंडिफरेंस कर्व भी प्रेफरेबली हायर, व्हाई? बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करेगा टू हैव मोर अमाउंट ऑफ गुड्स, व्हाई शुड हैव द लेसर अमाउंट ऑफ गुड विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट? तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। सो इन पहली कंडीशन है कि बजट लाइन शुड बी इक्वल टू इंडिफरेंस कर्व, प्रेफरेबली हायर इंडिफरेंस कर्व ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। दूसरी शर्त कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम कल ही डिस्कस कर रहे थे ना हम, कि ये कन्वेक्स क्यों है, बिकॉज ऑफ MRS स्लोप। अभी हम कन्वेक्स की रीजन नहीं बता रहे, लेकिन स्लोप इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी X टू Y, तो स्लोप इस तरह से। और स्लोप ऑफ Y, बजट लाइन की स्लोप किया था ना हमने, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही है ना बजट लाइन। तो बजट लाइन की स्लोप का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ डेल्टा y में कितना चेंज आया, और बेस हो गया x में कितना चेंज आया, तो वो इस तरह से लिख देता है MRS इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। या फिर सिंपल शब्दों में कहा जाए, ये भी लैंग्वेज लिखी होती है ग्रीन वाली, दिखा रहा हूँ बेटा, ये टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है, इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन। तो ये तीनों लैंग्वेज अलग अलग हैं, बट दे मीन द सेम थिंग, उनका मतलब सेम है, देख लो। अब इसमें फिर अगर लिख ही रहे हो तो ये भी लिखो ना, इंडिफरेंस कर्व को ब्रैकेट में लिख लो, प्रेफरेबली हायर ड्यू टू, मेरी स्पेलिंग अभी राइटिंग नहीं समझ में आनी, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। और मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर है, जिसके तहत कंज्यूमर हमेशा wants to have more amount of goods. Why should he get satisfied with the lesser amount of goods consumed? ये तो कॉमन लॉजिक भी नहीं बोलता। तो ये इसकी 3 कंडीशन है, 3 क्या 2 ही कंडीशन है, वो लैंग्वेज अलग अलग है। नाउ लेट मी ड्रॉ द इक्विलिब्रियम, इकट्ठा बना के फिर समझाता हूँ ना आपको। सर एक बार रिपीट कर देंगे, इंडिफरेंस कर्व इज प्रेफरेबली हायर ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ओके सर। मेरे पास स्केल ही नहीं है।
देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को इकट्ठा सुपर इम्पोज कर दिया, एक दूसरे के साथ लगा दिया। अब इसमें देखो, बजट लाइन तो हम डिस्कस कर चुके अब यहाँ पे इंडिफरेंस मैप बन गया, जो कोई लड़का क्वेश्चन पूछ भी रहा था। अब कंडीशंस को अगर मीट करना हो सॉरी अगर कंडीशंस को हमने देखना हो, तो पहली वाली कंडीशन थी कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू बजट लाइन, है ना। तो वो तो इक्वल तो यहाँ भी है, यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व। तो पर ये प्रेफरेबली हायर भी नहीं है। दूसरी कंडीशन तो ये मीट ही नहीं करते दोनों पॉइंट, ये वाले रेड पे हैं जो, इसलिए ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते। दूसरा फर्क क्या है, देखो तो इसकी स्लोप स्टीप है, लेस इलास्टिक है। प्राइस लाइन की या बजट लाइन की स्लोप ज़्यादा है, मोर इलास्टिक है। यहाँ पर प्राइस लाइन की स्लोप स्टीप है, मतलब वो लेस इलास्टिक है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और यहाँ पे वो मोर इलास्टिक है। तो ये पॉइंट्स आर रूल्ड आउट, दीज आर नॉट सूटेबल फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बिकॉज दे डू नॉट मीट द कंडीशंस। लेकिन जो ये पॉइंट है ई वाला, ये सारा कुछ मीट कर रहा है। पहला, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन बराबर भी हैं, और प्रेफरेबली ये हायर इंडिफरेंस कर्व भी है, ठीक है। दूसरा देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये स्लोप दोनों की सेम है, इसको मैंने डार्क प्लॉट किया है। अब वो तीनों लैंग्वेजेस में फिट आ जाता है। पहला, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप मीन्स वही परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, वो दोनों बराबर भी हैं। दूसरी लैंग्वेज में कह रहा है वो एमआरएस मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। तो वो भी एमआरएक्स की स्लोप है, हरी वाली कर्व वो भी यहाँ उतना ही है, बजट लाइन की स्लोप भी उतनी है, दोनों एक ही टेंजेंट बने हुए हैं। और तीसरा लैंग्वेज तो सिंपल ही थी, तीसरी कंडीशन थी कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन। तो यहाँ पे टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ रहा है ना, दोनों एक लकीर बन जा रहे हैं, दोनों सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ हो जा रहे हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि कंज्यूमर this much amount of y and this much amount of x, नाम दे देते हैं इनको q p, op amount of x, मान लो ये एप्पल थे, इतने एप्पल और इतने मैंगो खरीदेगा जब उसके पास 100 रुपया होगा और इनकम प्राइस x का 5 रुपये और 10, मतलब जो भी कंडीशन गिवन है, he will maximize his satisfaction। और एनी कॉम्बिनेशन जो यहाँ होता, कोई क्वेश्चन पूछ ही ले कभी कि ये आर कॉम्बिनेशन पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द बजट ऑफ कंज्यूमर, वो उसके बजट से बाहर है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो उतना अमाउंट ऑफ गुड्स। सो दिस बिकम्स योर इक्विलिब्रियम, विच मीन्स कि विद द गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस, at the given prices, when consumer consumes OP amount of commodity Y and OQ amount of commodity X, he maximizes his satisfaction. So that is about indifference curve analysis बेटा। अब आप इसको आज घर पे रीडिंग मारो इसको पूरे को। आज तो जन्माष्टमी है और पता नहीं अब कितनों का पढ़ने का मूड होगा नहीं होगा, लेकिन एक रीडिंग इज़ वेरी मच हेल्पफुल बेटा, क्योंकि अगर आपको इसका 40-50% भी समझ आया है, कुछ भी समझ में आया है किसी को, जब वो रीडिंग मारता है ना तो वो कोरिलेट करता है कि हाँ सर ने ये समझाया था, इसमें ऐसा लिखा है, तो दे ट्राई टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। रीडिंग हार्डली टेक 15 मिनट्स बेटा, 15 से 20 मिनट लगते हैं उसको रीडिंग मारने में। होपफुली समझ में तो आया होगा आपको। हैप्पी जन्माष्टमी बेटा, हैप्पी जन्माष्टमी। तो इसको एक रीडिंग, हाँ बोलो बेटा। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर जब हायर इंडिफरेंस कब होता है तो मींस मोर सेटिस्फैक्शन होता है। हाँ। तो फिर सर अब आपने जो अभी जो डायग्राम बनाया सर, उसमें जो सबसे ऊपर वाला है सर, उसमें वो बजट लाइन के बाहर है, हमारे बजट के अंदर नहीं है। तो सर हम उसको सेटिस्फैक्शन में क्यों लेते हैं कि वो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, ऐसे क्यों? नहीं, वो तो असम्पशन पे है ना बेटा, वो प्रिज्यूम किया ना इंडिफरेंस कर्व में कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस, सो इट गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और कंज्यूमर के केस में हम यही मानते हैं कि मोर ही कंज्यूम्स मोर सेटिस्फैक्शन ही डिराइव्स।
तो ये तो बेसिक अजम्पशन पे ही बेस्ड है ना बेटा। यस सर। चलो हैप्पी जन्माष्टमी।